हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल काइजन लर्निंग में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इंडियन ईवी स्टार्टअप के बारे में जो कि है एथर एनर्जी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक इंडियन ईवी स्टार्टअप जो है उसका भी रिसेंटली आईपीओ आया और आज वो 145% ऊपर अपने रेट से ट्रेड कर रहा है। तो सवाल ये है कि कैसे एथर एनर्जी ने इन्वेस्टर्स के रिजेक्शंस को एक 26,000 प्लस करोड़ की मार्केट में कन्वर्ट कर लिया। आज के वीडियो में हम प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को समझेंगे एक रियल इंडियन यूनिकॉर्न केस स्टडी के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, एथर एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। तो एथर एनर्जी थी वो 1 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में एस्टैब्लिश हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी। और इनका जो फोकस था वो था हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाने के लिए इंडियन मार्केट के लिए। कंपनी का फोकस बिल्कुल क्लियर था। उनको इंडियन रोड्स के लिए स्पेशली डिजाइंड हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाने थे। और 2025 आते आते उन्होंने ये बहुत हद तक अचीव कर भी लिया है, जो कि आज एथर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है और 145% अपनी वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रही है। थोड़े से माइलस्टोन्स के बारे में बात करें कंपनी के, तो 2013 वो साल था जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी और अपना प्रोटोटाइप डेवलप करना स्टार्ट किया था। 2014 में इस कंपनी को पहली फंडिंग रिसीव हुई थी गवर्नमेंट से और आईआईटी मद्रास से। 2015 में इनको $13 मिलियन की मेजर फंडिंग जो थी वो टाइगर ग्लोबल और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स से मिली थी। और फाइनली 2025 में जो है ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई थी और आज की डेट में ये 145% ऊपर चल रही है अपनी वैल्यू से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्टार्टअप के फाउंडर्स के बारे में। तो पहले फाउंडर है हमारे तरुण मेहता जी और उसके बाद है स्वप्निल जैन जी। दोनों जो है आईआईटी मद्रास के एलुमनाइज हैं 2009 मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच के। इनका विजन बहुत सिंपल था। इनको इलेक्ट्रिक स्कूटर जो था उसकी एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक पेट्रोल स्कूटर से बेटर बनाना था। इसी माइंडसेट ने एथर को बाकी ईवी स्टार्टअप से अलग कर दिया था। आज की डेट में एथर जो है वो $1.37 बिलियन के ऊपर वैल्यूड है और ये इंडिया का पहला ईवी स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न बन चुका है। थोड़ी सी हम अब ग्रोथ के बारे में बात कर लें। इथर की रिसेंट टाइम्स में जो ग्रोथ हुई है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं पहला ग्राफ जो हमारा दिखाता है एथर एनर्जी के रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो कैसी रही है 2021 से लेकर 2025 तक। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ग्रोथ जो है, जो हमारा ब्लू बार है वो दिखा रहे हैं इनके एक्सपेंसेस और येलो बार दिखा रहे हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रो करा है, लेकिन साथ साथ एक्सपेंसेस भी ग्रो कर रहे हैं। और ये एक्सपेंसेस इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी सेमीकंडक्टर की मार्केट में, बैटरी की मार्केट में, जिससे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इंकर हुए। ये लॉस में भी गई क्योंकि जो सप्लाई चेन थी उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज थे रिसेंट टाइम्स में इस फील्ड में। इसके बाद हम बात करेंगे एथर एनर्जी के शेयर के प्राइस की। तो मई 2025 में ये 290 रुपीज़ के थोड़ा सा ऊपर लिस्ट हुआ था और आज की डेट में ये ऑलमोस्ट 700 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और ये एक और बड़ा ग्राफ है जो कि दिखा रहा है हमारे को सेल ऑफ एथर एनर्जी के स्कूटर्स की। ये जो डाटा है ये वाहन डाटा से लिया गया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2022 में सिर्फ 20,000 स्कूटर्स जहाँ एक टाइम पे इनके बिक रहे थे, 25 तक आते आते ये 131,000 के करीब हो चुके हैं। अब बात करते हैं फाउंडेशन जर्नी की। पहले हम बात करते हैं स्पार्क की, कि इस एनर्जी की स्टार्टिंग कैसे हुई, इस जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो थे दोनों फाउंडर्स वो वापस आईआईटी मद्रास गए। इन्होंने लिथियम आयन बैटरी पैक्स के ऊपर काम करना शुरू किया। एक पॉइंट पे इन्होंने देखा कि मार्केट में जो है जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनकी रेंज बहुत कम है, परफॉर्मेंस बहुत वीक थी और जो कस्टमर था वो मोस्टली डिससेटिस्फाइड रह जाता था उनकी परफॉर्मेंस से। तो कंक्लूजन बहुत क्लियर था उस टाइम कि ईवी स्कूटर तभी चलेगा जब उसका एक्सपीरियंस पेट्रोल स्कूटर से बेटर होगा। तो स्टार्टिंग में
जो है इन्होंने 2 साल लगाए अपना पहला प्रोटोटाइप एथर S340 डेवलप करने में। ऑलमोस्ट 50+ इन्वेस्टर्स के रिजेक्शन इनको मिले थे, क्योंकि ईवी का जो इंडिया में स्ट्रक्चर था वो इतना केपेबल नहीं था उस टाइम पे। और इकोसिस्टम जो था वो भी बहुत वीक था। और इनको स्टार्टिंग में हार्डवेयर डिजाइन करने में, बैटरी एफिशिएंसी लाने में, और मोटर की रिलायबिलिटी, जो ईवीज की मोटर होती है उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। कुछ अर्ली चैलेंजेस जो इन्होंने फेस किए थे वो ये थे कि 2013 में ईवी मार्केट बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस थी, बहुत ज़्यादा अनश्योर थी कि इंडिया में ये कंसेप्ट चलेगा अभी या नहीं। उसके बाद क्या था कि अंडर डेवलप्ड इकोसिस्टम और बहुत हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थे। इनकंसिस्टेंट और नेसेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, ईवीज के लिए उस टाइम कोई सब्सिडीज या कोई भी गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं थे। और कंपनी जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, इनसे बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन था टू व्हीलर की मार्केट में। अब बिजनेस पेस की बात करें कि एथर ने स्टार्टिंग में अपना बिजनेस पेस कैसे बनाया, तो दोस्तों एथर ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया उस टाइम पे। इन्होंने स्कूटर बनाने की जगह पूरा इकोसिस्टम ही बनाने का विचार किया। तो उससे क्या हुआ, इनके पास एक एथर ग्रिड करके एक कंसेप्ट आया, जो कि इंडिया का पहला फास्ट चार्जिंग नेटवर्क था इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए। इसमें एथर जो थी वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपनी ईवी चार्जर्स को प्लेस करती थी, जिससे कि रेंज एंजाइटी जो थी वो बहुत कम हो जाती थी कस्टमर्स की। अब रेंज एंजाइटी से हम लोग ये समझते हैं, जब आप सपोज कीजिए कि ईवी स्कूटर चला रहे हैं तो आपके मन में हमेशा ये डाउट रहेगा कि यार मुझे अगला चार्जर मिलेगा या उससे पहले ही मेरे स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाएगी। तो ये जो थी रेंज एंजाइटी, ये बहुत कम हो गई। और जो कस्टमर था वो इस स्कूटर को लेने के बारे में ज्यादा सोचने लगे। और यही जो था एक एथर के यूनिकॉर्न बनने में एक मेजर पिलर की तरह रोल प्ले कर रहा था। अब बात करें थोड़ी सी हम इनके मॉडल्स के बारे में, तो एथर S340 जो था वो पहला डेब्यू ई स्कूटर था एथर का, जिसमें कि लिथियम आयन बैटरी, पर्सनलाइज्ड डिजिटल डैशबोर्ड था, वीसीयू मॉनिटरिंग, जीपीएस चार्ज कंट्रोल, और टॉप स्पीड जो थी स्कूटर की वो 75 किलोमीटर पर आवर थी। इसके बाद जो था इनका अगला स्कूटर वो था द रिस्टा, जो कि 1,09,000 के अप्रॉक्स आता है, और ये जो है एथर का एक बजट स्कूटर है। इसकी खास बात ये थी कि इसमें ऑप्टिमाइज रीजनरेशन और पोर्ट होल अलर्ट्स थे। और ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी थी इंडियन रोड्स के लिए, क्योंकि पोर्ट होल अलर्ट्स में क्या था कि ये बाकी स्कूटर से एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड था, और जहां जहां भी रोड्स पे उस स्कूटर को जायरोस्कोपिक सेंसर में वाइब्रेशंस के थ्रू पता लगता था कि उस जगह पे पोर्ट होल है, तो ये अपने आप ही दूसरे राइडर्स को अलर्ट कर देता था एक वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू, जो कि बहुत कमाल का फीचर था ऐसे किसी ईवी स्कूटर के लिए। इसके बाद जो था इनका 450S, जो कि थोड़ा सा महंगा 1,19,841 के आसपास का स्कूटर है, जो कि एक मिड रेंज कम्यूटर स्कूटर है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक 7 इंच की TFT डैशबोर्ड डिस्प्ले लगी हुई है, जो कि नेविगेशन, कॉस, डिस्प्ले सब कुछ दिखाती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, और 0 to 40 सिर्फ 4 सेकंड के से भी कम टाइम में ये अचीव कर लेती है। और फाइनली इनका 450X जो था वो सबसे महंगा स्कूटर है, टॉप ऑफ द लाइन स्कूटर इनका, जो कि 1,46,999 में पड़ता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है वेट रोड्स के लिए, और टॉप टीयर कनेक्टिविटी, जी मैं गूगल मैप्स, व्हाट्सएप, OTA अपडेट्स, ओवर द एयर अपडेट्स, सब कुछ स्कूटर में आपको मिलता है। और 0 to 40 सिर्फ 3.3 सेकंड में ये स्कूटर टच कर लेता है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं एथर के इन्वेस्टमेंट पैटर्न की, जिसकी मदद से ये स्कूटर कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न बन सकी। तो एथर ने जो है टोटल अभी तक $578 मिलियन की एसेट रेज किए हैं, और 19 फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया है। जो इनका इन्वेस्टर मिक्स है वो बहुत ही यूनिक है। इन्होंने वेंचर कैपिटल, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, वेंचर डेब्ट और गवर्नमेंट बैक फंड्स, चारों की सपोर्ट से अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न बिल्ड किया। बहुत मेजर इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़े हैं, जैसे कि टाइगर ग्लोबल, हीरो मोटोकॉर्प, सचिन बंसल जो कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर है, NIIF। और ये फंडिंग पैटर्न ये नहीं दिखाता कि इनका इनका कितना डाइवर्सिफाइड फंडिंग पैटर्न है, बट ये दिखाता है कि इनका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा अच्छा है मार्केट में। तो बात करेंगे वैल्यूएशन ग्रोथ रेट की,
तो सिर्फ $20 मिलियन की वैल्यूएशन थी 2015 में, और 25 में आईपीओ के टाइम ये 1.4 बिलियन हो गई थी, जो कि एक 70 टाइम्स जंप है। और इसका मेजर रीजन था ईवी सब्सिडीज और 150% ईयर ऑन ईयर की सेल्स ग्रोथ जो एथर ने देखी। तो नीचे हम एक एथर एनर्जी का डाइल्यूटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग थी यहाँ पे वो हीरो मोटोकॉर्प की है, अप्रोक्स 38.19%। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फाउंडर्स हैं, जैसा कि आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं अब दोस्तों। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में, कि कैसे इन्होंने सीड से लेके सीरीज ई तक एथर ने हर स्टेज पे एक राइट इन्वेस्टर को राइट टाइम पे ऑन बोर्ड किया। तो बात करते हैं सीड फंडिंग की। तो सीड फंडिंग जो थी राउंडिंग की वो 2014 में हुआ, जिसमें कि इन्होंने $13 बिलियन रेस किए। इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल और फ्लिपकार्ट के फाउंडर जिसमें इन्वॉल्व थे। और यहाँ पे इनकी पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो थी वो थी $20 मिलियन की। उसके बाद अगले साल इन्होंने सीरीज ए फंडिंग उठाई, जिसमें इन्होंने फिर से $13 मिलियन उठाए टाइगर ग्लोबल से। और यहाँ पे इनकी पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो थी वो थी $50 मिलियन की फिर से। इसके बाद इन्होंने सीरीज बी फंडिंग उठाई 2016 से 2018 के बीच में, अराउंड $52.19 मिलियन, जो कि 4 टाइम्स अमाउंट था पिछली फंडिंग से। और यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत मेजर यहाँ पे इन्वेस्टर रहा। उसके अलावा क्यूपल ट्रस्ट और सागर पुष्पला जैसे फाउंडर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे, और पोस्ट मनी वैल्यूएशन यहाँ पे थी $219 मिलियन की। उसके बाद कंपनी जो है वो वेंचर डेप्ट के लिए गई। वेंचर डेप्ट में इन्होंने इनोवेन कैपिटल से अराउंड $8 मिलियन की वेंचर डेट उठाई। नेक्स्ट ये लोग गए सीरीज सी फंडिंग के लिए 2019 से 2020 के बीच में। यहाँ पे इन्होंने $43.3 मिलियन की फंडिंग उठाई हीरो मोटोकॉर्प से, सचिन बंसल से। और यहाँ पे पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो था वो सीधा $447 मिलियन पे पहुंच चुका था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल था इस कंपनी की मार्केट ग्रोथ के लिए। उसके बाद आया सीरीज डी फंडिंग 2020 में, जहाँ पे इन्होंने $35.1 मिलियन उठाए सचिन बंसल से और हीरो मोटोकॉर्प से। और पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो यहाँ पे थी वो थी $212 मिलियन की। उसके बाद इन्होंने सीरीज ई फंडिंग जो थी वो ली 22 से 24 के बीच में, $287 मिलियन की फंडिंग हीरो मोटोकॉर्प से, एनआईएफ से, हेराल्ड इन्वेस्टमेंट से। और यहाँ पे जो इनका पोस्ट मनी वैल्यूएशन था वो $535 मिलियन पहुंच चुका था। ऑलमोस्ट हाफ जो था वो यूनिकॉर्न के लेवल तक यहाँ पे पहुंच चुकी थी कंपनी। और फाइनल स्टेज जो थी इनकी सीरीज ई फंडिंग, जो इन्होंने 24 में उठाई $71.4 मिलियन की एनआईएफ से। और यहाँ पे इनकी जो पोस्ट मनी वैल्यूएशन थी वो थी $980 मिलियन, जो कि बिल्कुल यूनिकॉर्न बन चुकी थी। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझ आता है कि जो एक प्राइवेट इक्विटी जो एथर थी वो सक्सीड इसलिए करी क्योंकि जहाँ बाकी सब स्टार्टअप्स फेल हुए, और तो वहाँ पे एथर ने अपनी एक सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप से एक स्कूटर नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया। तो एथ एनर्जी एक क्लियर लेसन देता है कि प्राइवेट इक्विटी सिर्फ पैसा नहीं होता, ये विजन, पेशेंस, एग्जीक्यूशन तीनों का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप एमबीए, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स या स्टार्टअप्स को पढ़ रहे हैं तो ये केस स्टडी एक मस्ट नो एग्जाम्पल है। आप सभी को वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एवरीवन।